कल के वीडियो लेसन में हमने पढ़ा कि प्रतिवेदन क्या है और प्रतिवेदन के प्रकार क्या हैं और एक अच्छा प्रतिवेदन किस प्रकार लिखा जा सकता है। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्रतिवेदन लिखने की विधि क्या है, किस तरह से एक अच्छा प्रतिवेदन लिखा जा सकता है। तो देखिए, प्रतिवेदन लिखने में हमें निम्नलिखित विधियों को अपनाना चाहिए, निम्नलिखित तरीके हमें अपनाने चाहिए अगर हम अपने प्रतिवेदन को बहुत बेहतरीन दिखाना चाह रहे हैं या हम अच्छा प्रतिवेदन लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहले संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। जैसे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रुड़की में इस कोई भी कार्यक्रम है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो पहले ही पता चल जाएगा कि भाई कहाँ हुआ, कब हुआ, मतलब ये चीज़ सबसे पहले कहाँ, इस प्रकार को हम अच्छे से व्याख्यायित करेंगे। बैठक सम्मेलन का उद्देश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। कोई भी बैठक हुई, कोई भी सम्मेलन हुआ, कोई भी गतिविधि हुई है, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, जैसे अब हिंदी पखवाड़ा था, अगर मैं हिंदी पखवाड़े की बात करूं तो हिंदी पखवाड़े का उद्देश्य था बच्चों में, शिक्षकों में, समाज में हिंदी के महत्व, हिंदी के विकास, हिंदी के विस्तार की जानकारी देना, लोगों तक उसकी पैठ बनाना। आयोजन स्थल का नाम, जहाँ पर वो चीज़ आयोजित की गई, आयोजक की तिथि, जो जिस दिन आयोजन हुआ, जिस दिन कोई प्रोग्राम हुआ, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या अभी 2 अक्टूबर आने वाला है, गांधी जी का बर्थडे, तो आप देखिए वहाँ पर क्या है, उस आयोजन की तिथि कि 2 अक्टूबर को केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रुड़की में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। ठीक है, तो आप देखिए वहाँ पर कार्यक्रम का बारे में बता दिया, आयोजन का समय हो गया, तिथि हो गई, ये सारी सूचनाएं हमने दे दी। अब कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, जो अगर महत्वपूर्ण कहते हैं ना, मुख्य अतिथि, अगर बहुत कोई विशेष अतिथि या गणमान्य अतिथि आते हैं तो उनका जिक्र किया जाता है। जैसे अगर कोई निगम पार्षद आते हैं तो हम लिखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रुड़की में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर निगम पार्षद, जो भी उनका नाम है, उन्होंने इस समारोह की जो है कह सकते शोभा को बढ़ाया, उन्होंने शिरकत की। उसके बाद कार्यक्रम एवं गतिविधियों की जानकारी, क्या क्या कार्यक्रम रहे। आप देखिए कभी भी कोई चीज़ होती है तो एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। आपने एनुअल फंक्शन हुआ, हर चीज़ अटेंड करते हैं, आप देखिए एक प्रोग्राम लिस्ट बनती है, तो जो प्रोग्राम लिस्ट बनती है वही हम रिपोर्ट में भी डालते हैं। हम दिखाते हैं कि भाई एक के बाद ये क्रम है कार्यक्रमों का। यदि भाषण है तो उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया जाता है कि हाँ, भाषण में किन किन बातों पे, जैसे प्रिंसिपल अगर पढ़ते हैं विद्यालय की एनुअल रिपोर्ट तो उसमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें थी उसको हम जिक्र करते हैं। निर्णयों की जानकारी दी जाती है। प्रतियोगिता का परिणाम जो होता है, अगर वह आया है तो उसका भी उल्लेख किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम प्रतिवेदन में लिखते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्या है, आप देखिए अगला जो स्लाइड है, इसमें आप देखिए क्या बताया गया है, प्रतिवेदन की विशेषताएं। प्रतिवेदन की क्या विशेषता है। प्रतिवेदन अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है जिसका महत्व मात्र समसामयिक नहीं होता, बल्कि संबंधित क्षेत्र में सुदूर भविष्य तक भी इसकी उपयोगिता रहती है। रिपोर्ट की विशेषताओं का विवेचन नीचे किया गया है। अब देखिए कोई भी रिपोर्ट लिखी जाती है, ये नहीं कि उस फॉर द टाइम बिंग हो गया, नहीं, वो आगे तक उससे लिया जाता है, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको देखा जाता है कि भाई पिछले साल अगर हुआ था तो ये चीज़ें प्रमुख निकल कर आई थी, इस साल जब ये कार्यक्रम हुआ तो उसमें क्या कमियां रहीं, क्या खूबियां रहीं, ये सब चीज़ें हम उस रिपोर्ट्स के आधार पर निकालते हैं। पहला क्या होता है, कार्य जो योजना है, कार्य की जो योजना बनी है उसे रिपोर्टर को पहले ही पूरी योजना बनानी पड़ती है। विषय का अध्ययन करके उसके उद्देश्य को समझाना उसे पड़ता है। इसकी प्रारंभिक रूपरेखा बनाने से रिपोर्टर
रिपोर्ट लिखने में सहायता मिलती है। अगर हम किसी जगह जा रहे हैं, हमें पता है कोई क्राइम हुआ है, तो एक रूपरेखा अगर हम बना लेते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, या क्या कौन कौन लोग इसके ज़िम्मेदार थे, तो हमें रिपोर्ट लिखने में आसानी हो जाती है। तथ्यात्मक रिपोर्ट, ऐसा ना हो कि कोई अपनी तरफ से हम अनर्गल बातें कर रहे हैं या काल्पनिक हो रहे हैं। जो तथ्य हैं वहाँ पर, जो संबंधित चीज़ें मिली हैं, उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। प्रामाणिकता, पूरी तरह से कह सकते हैं वो प्रामाणिक हो, काल्पनिक ना हो। निष्पक्षता, निष्पक्ष हो, किसी एक पक्ष के आधार पर ना हो। अगर हम कोई क्राइम की रिपोर्ट दे रहे हैं या किसी साहित्यकार के बारे में बताएं, तो ऐसा ना लगे कि हमारी रिपोर्ट में कि हम पूरे उसके फ़ैन हैं या हम एक ही तरफ होकर एक तरफा हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे, क्या सही है क्या गलत है। विषय निष्ठता, मतलब जो विषय है उस पर फोकस होनी चाहिए हमारी रिपोर्ट। ये ना हो कि हम अपने मार्ग से, हम अपने उस केंद्र बिंदु से ही भटके हों। फिर निर्णयात्मक, रिपोर्ट जो है मात्र विवरण नहीं होता, रिपोर्ट में एक निर्णय दिया जाता है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन पे भी हम पहुंचते हैं। संक्षिप्तता और स्पष्टता, संक्षिप्त हो, कम शब्दों में लिखी गई हो और एक प्रभावशाली तरीके से हो, और जो पाठक है या दर्शक है उस पर एक समुचित प्रभाव डालने वाली हो। ठीक है, अब देखिए क्या है, जैसे एक उदाहरण है भ्रष्टाचार। सिर्फ रैंकिंग घटी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 85 से 97 नंबर पर आया भारत, लेकिन अंक वही 38 ही। प्रतिवेदन का एक उदाहरण है, भ्रष्टाचार कम करने के मामले में भारत 38 अंक के साथ दुनिया में 76वें पायदान पर आ गया है, जबकि पिछले साल इस लिस्ट में भारत 85वें नंबर पर था। यानी रैंकिंग के हिसाब से हम भ्रष्टाचार कम करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमें इस बार भी उतनी ही नंबर मिले हैं जितनी पिछली बार मिले थे। देखिए यहाँ रिपोर्ट, पिछली बार की रिपोर्ट यहाँ काम आती है। जब हम रिपोर्ट किसी चीज़ के लिए लिख रहे हैं तो हमें पिछली बार क्या हुआ था वहाँ से हम आंकड़े उठाते हैं। यानी हमें रैंकिंग में यह वायदा भ्रष्टाचार कम करने की वजह से नहीं, बल्कि लिस्ट में देशों की संख्या घटने की वजह से हुआ है। कुछ देश हट गए तो अपने आप हम निचले पायदान पर आ गए। तो क्या है, 2014 में लिस्ट में 174 देश थे, जबकि आप देखिए यहाँ पर क्या है, डाटा, जो तथ्य हैं उनको लिया जा रहा है, उनके आधार पर रिपोर्ट बनाई जा रही है। जबकि 2015 में 168 देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, इस पायदान पर ब्राज़ील, थाईलैंड समेत 6 देश हमारे साथ खड़े हैं। तो देखिए पूरा, जब हम कोई रिपोर्ट हमारी छोटी है, बिल्कुल प्रभावशाली तरीके से लिखी हुई है, और क्या पूछा गया है, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हमारी रैंकिंग कम हुई, भ्रष्टाचार नहीं कम हुआ, रैंकिंग कम हुई, लेकिन कैसे, तो कैसे को डिफ़ाइन किया गया। यही चीज़ होती है रिपोर्ट की खासियत। ठीक है बच्चे, तो आगे एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ एक मेले का उदाहरण है। भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में हर साल लगता है। क्या लगता है, मेला कहाँ लगता है, सोनपुर में। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। यह कार्तिकी पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले से 15-20 दिनों तक गंगड़ और गंगा के संगम पर लगता है। पूर्णिमा के दिन यात्रियों की भारी भीड़ हरिहर नाथ के दर्शन के लिए होती है। इस वर्ष भी मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की एक लंबी कतार थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि एक लड़का कुचलकर मर गया। देखिए यहाँ क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कुचल कर मर गया। फिर भी भीड़ अपनी जगह से हटी नहीं। हरिहर नाथ के दर्शन कर लोग सजी सजाई दुकानों की ओर बढ़े। उनकी सजावट मनमोहक थी। देश भर के व्यापारी आए थे। आसपास के मकानों का किराया अधिक था। अलग अलग स्थानों पर दुकानें लगी थीं। पशु पक्षियों का जमाव एक स्थान पर था। हाथी, घोड़े, गाय, बैल इत्यादि की खरीदारी हुई। दूसरे स्थान पर साधु सन्यासी अपनी अपनी कुटी में धुनी रमाए थे।
तीसरे स्थान पर सर्कस वाले तरह तरह के खेल तमाशे दिखा रहे थे। रात में बिजली की रोशनी में सारा मेला जगमगा रहा था। सारा दृश्य मनमोहक था। पूर्णिमा के दूसरे दिन मैं घर लौट आया। दिनांक 20/11/2019, सुरेश गौतम। मतलब जो रिपोर्टर उसने अपना नाम भी लिख दिया, तिथि भी लिख दी जब ये घटना हुई। ठीक है बच्चे, अब मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो लेसन के द्वारा ये समझ आ गया होगा कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, किस तरह से लिखी जाती है, कैसे वो प्रभावशाली बनेगी, किन किन बातों का उसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है बच्चे, तो अब आप रिपोर्ट लिखने में सक्षम हैं।